26 नवंबर 2008 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो शायद भारत के दिल में हमेशा रहेगा। तो आज हम मुंबई पर हुए उस भयानक आतंकी हमले की कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर कैसे उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, यही वो दिन था जब वो शहर जो कभी नहीं सोता, मुंबई, उसकी रफ्तार पर हमेशा के लिए एक एक बहुत गहरा दाग लग गया। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? ये सब किया था सिर्फ 10 लोगों ने। सोचिए, सिर्फ 10 आतंकवादी, और उन्होंने मुंबई जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक को अपने घुटनों पर ला दिया था, पूरी तरह से ठप। और नतीजा? वो 60 घंटे, वो दहशत भरे 60 घंटे, और उनमें 166 बेगुनाह जानें चली गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना? हर एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी थी, एक परिवार था जो बिखर गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी, इतनी सोची समझी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया? चलिए इस कहानी को समझने के लिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जैसा कि कहते हैं, हर हमले की कोई ना कोई जड़ तो होती ही है। आइए उस साजिश की तह तक चलते हैं कि आखिर इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई कहां से। तो इस पूरी साजिश के पीछे जो नाम था वो था लश्कर-ए-तैयबा। ये पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकी संगठन है और इसका एक ही मकसद था, भारत में अस्थिरता फैलाना। अब सवाल उठता है, मुंबई ही क्यों? देखिए, उन्होंने मुंबई को बहुत सोच समझकर चुना था। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, देश की आर्थिक जान है। तो यहां हमला करने का मतलब था एक तीर से दो निशाने। एक तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना, और दूसरा भारत को एक बहुत गहरी आर्थिक चोट पहुंचाना। लेकिन जाहिर है, मुंबई जैसे बड़े शहर पर हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए चाहिए थी ग्राउंड पर पक्की जानकारी, मतलब एक एक चीज की डिटेल। और ये काम सौंपा गया डेविड हेडली नाम के एक शख्स को। अब हेडली ने क्या किया? वो एक इमिग्रेशन कंपनी का एम्प्लॉई बनकर भारत आया। उसने 2007 और 2008 के बीच मुंबई के कई चक्कर लगाए, और इन यात्राओं के दौरान उसने ताज होटल, सीएसटी स्टेशन और दूसरी अहम जगहों की डिटेल तस्वीरें और वीडियोस जमा किए। मतलब आतंकवादियों को हमला करने के लिए जो भी चाहिए था, वो सब कुछ उसने इकट्ठा कर लिया था। तो अब टारगेट्स की पूरी जानकारी हाथ में थी, नक्शा तैयार था। अब बारी थी उन लोगों को तैयार करने की जो इस खूंखार प्लान को अंजाम देने वाले थे। इस संगठन का तरीका था ऐसे नौजवानों को चुनना जो गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे और जिन्हें आसानी से बहकाया जा सकता था। अजमल कसाब इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, वो सिर्फ 1500 रुपए के वादे पर इसमें शामिल हो गया था, जो उसके परिवार को मिलने थे। और इनकी जो ट्रेनिंग थी वो कोई मजाक नहीं थी। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग थी। इसे 5 अलग अलग और बहुत ही क्रूर फेजेस में बांटा गया था। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर हथियार चलाना, बम बनाना और समंदर के रास्ते आना जाना सब कुछ सिखाया गया। और हर फेज के बाद जो कमजोर होते थे उन्हें निकाल दिया जाता था। आखिर में बचे सिर्फ वही 10 जो सबसे कट्टर और सबसे खतरनाक थे। तो अब ये 10 आतंकवादी पूरी तरह से ट्रेंड थे, हथियारों से लैस थे। उन्होंने कराची से अपना सफर शुरू किया और मुंबई तक किसी की नजर में आए बिना पहुंचने के लिए उन्होंने रास्ते में कुबेर नाम की एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक कर लिया। और फिर उसी नाव से 26 नवंबर की रात वो मुंबई के तट पर उतरे। मुंबई पहुंचते ही ये लोग 5 टीमों में बट गए और शहर में अलग अलग जगहों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो ये एक तरफा लड़ाई थी। आप खुद देखिए, एक तरफ आतंकवादी थे जिनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड, RDX मतलब लेटेस्ट हथियार थे, और दूसरी तरफ थी हमारी मुंबई पुलिस, जो बहादुरी से तो लड़ी, लेकिन उनके पास थीं सिर्फ पिस्तौलें और पुरानी 303 राइफल्स। इसका सबसे भयानक नज़ारा देखने को मिला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST स्टेशन पर। वहां अजमल कसाब और इस्माइल खान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और 1 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था, और जो पहले रिस्पॉन्डर्स थे वो इस हमले के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन इसी भयानक मंजर के बीच हमें बहादुरी की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 23, ये नंबर याद रखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन गोलियों की गिनती है जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम उमले ने अपने शरीर पर झेली, और वो भी निहत्थे।
उन्होंने कसाब की AK-47 की नली को पकड़ लिया था और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनके साथियों ने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ लिया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब पूरा शहर सदमे में था और तब भारत की एलीट स्पेशल फोर्स NSG को एक्टिवेट किया गया। उनका मिशन साफ था, आतंकवादियों को खत्म करना और 3 मेन जगहों पर जो घेराबंदी थी, ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस, उसे खत्म करना। इस बेहद मुश्किल मिशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। और ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये कोई खुली लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अर्बन ऑपरेशन था। आतंकवादी होटलों के अंदर छिपे हुए थे, उन्होंने सैकड़ों लोगों को बंधक बना रखा था और वो हर कोने से वाकिफ थे। ये ऑपरेशन 1-2 घंटे का नहीं बल्कि पूरे 3 दिन तक चला। NSG कमांडोज को एक-एक कमरे को, एक-एक फ्लोर को खाली कराना पड़ा। ये एक बहुत ही धीमी और खतरनाक लड़ाई थी जिसमें उन्हें बंदूकों को भी बचाना था और आतंकवादियों को भी खत्म करना था। आखिरकार 29 नवंबर को ताज होटल में आखिरी आतंकवादी के मारे जाने के साथ ये 60 घंटे की दहशत खत्म हुई। और इस ऑपरेशन के दौरान हमें कई हीरो देखने को मिले। उन्हीं में से एक थे NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। जब उनका एक साथी घायल हो गया तो उन्होंने बाकी टीम को पीछे रहने को कहा। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं इन्हें देख लूंगा। और वो अकेले ही आतंकवादियों से भिड़ गए, अपने साथी की जान बचाई और देश के लिए शहीद हो गए। हमले खत्म हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा दर्द जिसे भरना नामुमकिन था। पूरा शहर शोक में डूबा हुआ था और इसी माहौल में हमें बड़े नुकसान की कहानियों के साथ साथ इंसानियत और हिम्मत की कुछ असाधारण कहानियां भी देखने को मिली। और इसी अंधेरे में उम्मीद की एक सबसे बड़ी किरण बनकर सामने आए रतन टाटा। सोचिए, उनका ताज होटल जो हमले का केंद्र था, वो चाहते तो सिर्फ अपने नुकसान की बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और सिर्फ अपने होटल के स्टाफ की ही नहीं, बल्कि इस हमले में मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के परिवारों की मदद की, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। ये होती है असली लीडरशिप। और आखिर में बात करते हैं न्याय की। जो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उस पर एक लंबा मुकदमा चला और हमले के लगभग 4 साल बाद 21 नवंबर 2012 को उसे ऑपरेशन एक्स के तहत फांसी दे दी गई। तो 26/11 की ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की दास्तान नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी कमजोरियों को दिखाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस तरह की इतनी भयानक, इतनी सोची समझी साजिशों को दोबारा होने से रोका जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।